था उत्तर प्रदेश में बनी हुई बहुजन समाज पार्टी की ताकत के आधार पर। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में ये ताकत कमजोर हुई है, उससे अत्याचार, अन्याय अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ऊपर मानो बाढ़ सी आ गई है। बारात अब यादव पीडीए में पूछता हूं अखिलेश यादव जी से, आपके समाज के लोग अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों की बात है, आपने सुना दो बहनों की शादी में किस तरह से ठाकुर समाज ने कहर बरपाया। ये घटना अलीगढ़ की थी, जहाँ पर दो बहनों की, दलित समाज की दो बहनों की शादियाँ थीं और बारात के ऊपर कहर बरपा दिया। अभी कुछ ही दिन पूर्व मैं के पी चौधरी साहब के साथ बैठा हूँ, परसों की ही घटना है। मैं इनसे पूछ रहा था कि ग्वालियर कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा क्यों नहीं लग पा रही है। उसके अलावा एक और घटना, बड़ी घटना जिसका जिक्र चल रहा था, और इन घटनाओं को हम कैसे रोकें। इसी बीच में अमरोहा उत्तर प्रदेश से एक और घटना आ जाती है। बहनों की शादी थी और गांव के कुछ लोगों ने उस शादी के अंदर बारात पर पथराव किया। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। यूपी अमरोहा के तेज तर्रार एसपी कुमार आनंद के वहाँ पहुँचने से अमरोहा वासियों में बड़ा एक हर्ष का माहौल था कि इतने तेज तर्रार हमारे एसपी आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं उनमें कुछ ना कुछ फेरबदल होगा या कमी होगी। लेकिन वहीं शूद्र जो समाज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा समाज है, शूद्र समाज ने अछूत समाज की बारात के ऊपर अटैक कर दिया। तो साहब, पहले तो स्वागत है आपका। आप 4 दिन विदेश यात्रा कनाडा से लौटे हैं और जैसा कि मुझे लग रहा है, ऑफिस में 3-4 दिन से लगातार आ रहा हूँ। कनाडा से वापस आने के बाद मुझे लगता है कि आपने ढंग से आराम भी नहीं किया है और लगातार ऑफिस के अंदर इन मुद्दों को झेल रहे हैं। पहले तो स्वागत है जी, धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। तो साहब, कल परसों ये भी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि एक तो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं, दूसरी एक और घटना का जिक्र चल रहा था, और अब ये दो बहनों की बारात थी और यादव समाज ने बारात के ऊपर मतलब इस तरीके से अटैक किया है कि बहुत से बाराती तो अस्पताल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, बटोगे तो कटोगे, ये कथन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। मैं यही मानता हूं कि समाज में जो बिखराव है, मैं दूसरा सेंटेंस ये बोलता हूं कि बीएसपी कमजोर नहीं हो रही है, मायावती कमजोर नहीं हो रही हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, हमारा समाज कमजोर हो रहा है। ये जो नए नए कुकुरमुत्ते पैदा हो रहे हैं, ये बीजेपी या कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के द्वारा बनाए गए जो लोग संसद में भेजे जा रहे हैं, ये लोग किसी और का नहीं, हमारे समाज का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन समस्या का समाधान निकालने में हम सब लोग कामयाब हो जाएंगे। आज बारात के ऊपर, कभी मूछ के ऊपर, कभी मटका छूने के ऊपर, ये सारी घटनाएं जो आज की डेट में बाढ़ आ रही है, ये इस बात का संकेत देती है कि जब बहुजन मूवमेंट मजबूत हुआ था मान्यवर काशीराम जी के मार्गदर्शन में, तो देश का माहौल बदला था, देश में अत्याचारों में कमी आई थी, तमिलनाडु का आदमी भी सुरक्षित महसूस करता था उत्तर प्रदेश में बनी हुई बहुजन समाज पार्टी की ताकत के आधार पर। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में यह ताकत कमजोर हुई है, उससे अत्याचार, अन्याय अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ऊपर मानो बाढ़ सी आ गई है। बारात अब यादव पीडीए में पूछता हूं अखिलेश यादव जी से, आपके समाज के लोग अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपने भी अत्याचार अन्याय करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। सारे जिलों के नाम उत्तर प्रदेश में जो बहन मायावती जी ने महापुरुषों के नाम रखे थे, सारे जिलों के नाम आपने बदल दिए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी के नाम, इवन ज्योतिबा फूले जी की पत्नी के नाम जो जिले बनाए गए थे, सारे जिलों के नाम बदल दिए। एससी समाज के लोग, एसटी समाज के जो लोग सरकार की नौकरी में थे, आपने उनको डिमोट करके नहीं कि सिपाही था, डीएसपी को सिपाही बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं ये बार बार बोलता हूं कि ये जो अगर मायावती के साथ में गेस्ट हाउस लखनऊ का कांड हुआ, डिमोशन एससी एसटी अधिकारियों का वार लेवल पर अखिलेश यादव जी ने किया, महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए गए उनके नाम बदले, यही हकीकत है, यही असलियत है। इसका परिणाम आज निकल रहा है कि आज यादव समाज के लोग अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ में उनकी बेटियों की बारात चढ़ने के लिए आज वो भी वही काम कर रहे हैं जो इसमें उत्तर प्रदेश के ठाकुर समाज के लोग कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है समाज से कि इसका
अगर समाधान है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कोई आदमी ये सोचे कि मैं कर सकता हूं, नो, अगर मैं केपी चौधरी क्लेम करूं मैं कर दूंगा, ये धोखा है, झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता जब तक पूरे समाज इकट्ठा नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा। आप जब एकजुट होगे और आपकी ताकत बनेगी, उस ताकत के आधार पर ही आप इन सभी समस्याओं का आप जो समाधान कर पाओगे। इस देश में सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए आपका एकजुट होना, इकट्ठे होना बेहद जरूरी है। फिर रिपीट करता हूं, हमारे बीच के अंदर से कुछ लोगों को छांटा जाता है, उन्हें निकाला जाता है। उन लोगों को कई बार एमएलए बनाया जाता है, कई बार उनको एमपी बनाया जाता है। हालांकि रिजर्वेशन डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ है, विधानसभा और लोकसभा में डॉक्टर अम्बेडकर का जो रिजर्वेशन दिया हुआ है। मैं पूछता हूं समाज के लोगों से, मैं आपसे पूछता हूं, आप वोटर हैं, कितने अम्बेडकरवादियों को आप संसद में भेज रहे हो? कितने अम्बेडकरवादियों को आप विधानसभा में भेज रहे हो? जितने लोग जा रहे हैं, क्या कोई भगवान बुद्ध की बात कर रहा है, बुद्धिज्म की बात कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर मिशन की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है? समाज के आंसू पूछने का कोई भी लोकसभा का एमपी 131 में कोई आदमी आगे आ रहा है? नॉट एट ऑल। वो अपनी पार्टी के साथ बंधे हुए हैं। उनके अगर घरों पे जाके देखो, उनके पीएसपी अगर हैं तो जनरल कैटेगरी के लोग ही बैठे हुए हैं। मंत्री अगर जाओ तो उनके स्टाफ में सब जनरल कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं। SC ST के लोग अपने समाज के सांसद और मंत्री से मिलना भी चाहें और मिल भी जाएं तो क्या अब उनकी समस्या कोई समाधान हो रहा है? जवाब है नहीं। इसका जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आती है कि हम सबको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो राइट ऑफ वोट दिया उसको भी समझना पड़ेगा। उस राइट ऑफ वोट का हमें दारू के चक्कर में उसका हमें इस्तेमाल जो हम गलत कर देते हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। अम्बेडकरवादी लोग छांटने पड़ेंगे, काशीराम की सोच के लोग हमें छांटने पड़ेंगे। और उन लोगों को जब तक आप विधानसभा लोकसभा में नहीं भेजोगे और जब तक आप एकजुट इकट्ठे होकर सामाजिक आंदोलन इस देश में नहीं खड़ा करोगे, तब तक ये अत्याचार, अन्याय ना केवल जारी रहेगा, मेरा अनुभव कहता है कि दिन पे दिन बढ़ता रहेगा। और जो बीजेपी या दूसरे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी पार्टियां, जो भी दूसरे सामंतवादी या जातिवादी जो भी संगठन काम कर रहे हैं या पार्टियां काम कर रही हैं, हमारे बीच में से किसी एक को आज पैदा कर दिया, कल किसी और को पैदा कर देंगे। उसका काम क्या? समाज को 2 हिस्सों में बांटना, 3 हिस्सों में बांटना, एकता एकजुटता को भंग करना। और उसके बाद में जानते हैं क्या होगा? भिंडर वाले का क्या हुआ? भिंडर वाले मारा गया। अरविंद केजरीवाल जो खड़ा किया गया था किसी पार्टी के द्वारा, क्या हुआ? आज वो भी खत्म कर दिया गया। इसी तरीके से जो हमारे बीच के अंदर ऐसे गद्दार पैदा किए जा रहे हैं, उन लोगों को भी एक दिन खत्म कर दिया जाएगा जब उनका काम पूरा होगा और जब उनका इस्तेमाल पूरा हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है, बटोगे तो कटोगे, मत बटो, इकट्ठे रहो, एकजुट रहो। आपके ऊपर आपका नेता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। आपका नेता कौन है? काशीराम। आपका नेता कौन है? भारत का संविधान। इन तीनों चीजों को आप सर्वोपरि मान लो। किसी व्यक्ति विशेष को आपको नेता मानने की जरूरत नहीं है। आप इन 3 चीजों को अगर अपने अंगीकार कर लोगे और इनके नेतृत्व में आप सब लोग इकट्ठे रहोगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं दिन पे दिन, इनमें कमी आएगी। सामाजिक न्याय जिसकी बात बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम करते रहे हैं, वो सामाजिक न्याय का जो नारा है वो चरितार्थ होगा। हम सब लोगों को भारत में सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अवसर मिलेगा। तो क्या लग रहा है, जो जैसा कि एटा के अंदर घटना घटित हुई है, जैनपुर में कलश यात्रा को दलितों ने रोक दिया, यहाँ पर भी यादव समाज ने जब रात में पथराव किया तो दलित समाज पीछे नहीं हटा, पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने भी उन आतताइयों को खदेड़ने का काम किया है। ये रोष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं दलितों, सवर्णों, दलितों, ओबीसीओं के अंदर, या कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले अम्बेडकरवादियों और गैर अम्बेडकरवादियों के बीच की जो खाई वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी अब हिंसा पर भी उतर आया है। देखिए, अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करता, लेकिन उसे हिंसा के लिए उकसाया जाता है, उसे उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जैसा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त ना किया होता तो इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आदमी उस 2 अप्रैल 2018 को सड़क पर ना होता। देश में जितना भर भी बवाल हुआ उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो इस देश की सामंतवादी व्यवस्था, जातिगत व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिम्मेदार हैं जिन्होंने SC ST के एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का काम किया था। अब अगर देश में कोई सी प्रकार का माहौल खराब होता है, उसके लिए देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदार होंगी वो सरकारें जो संविधान का शपथ लेती हैं, जो कसम खाती हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। पदों पर बैठने के बाद वो ऐसे गुंडे तत्वों को प्रोत्साहित करती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। SC ST समाज के लोग साथ अत्याचार, अन्याय करने वाले जो लोग हैं उनको बढ़ावा देने का काम करती हैं। तो टकराव तो स्वाभाविक है। मैं बार बार बोलता हूं, पिछले 25 साल से 30 साल से मैं बोल रहा हूं,
भारत का अमन, चैन, सुख, समृद्धि भारत की पुलिस और फौज के भरोसे नहीं है, बल्कि ये टिकी हुई है भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के पेशेंस पर। ये अत्याचार इनके साथ होते रहते हैं, ये सहन करते रहते हैं, अत्याचार होते रहते हैं, ये सहन करते रहते हैं। जिस दिन इनका पेशेंस टूटेगा उस दिन देश के अंदर बराबर की टक्कर होगी, टकराव होगा, देश का माहौल खराब होगा। और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में बहुत ही दुखद क्षण होंगे भारत के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, जो सरकार चला रहे हैं, चाहे प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री हैं, चाहे आईएएस अधिकारी बनकर के वो संविधान की शपथ लेते यूपीएससी पास करते समय, चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री है या जिस पद पर कोई बैठा है, अरे आप लोगों को सोचना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, आप बोलते हैं कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, आपकी शपथ में लिखा होता है, और उसके बाद भी इस देश के अंदर यह माहौल है, कोई भी आदमी बारात रोक देता है, कोई भी आदमी बलात्कार कर देता है, कोई भी आदमी पेशाब कर देता है, कोई भी आदमी मूंछ रखने में मार देता है, कोई भी मटका रखने में मार देता है। भाई, संविधान की शपथ लेते समय जो आपने शपथ ली थी उसका क्या हुआ? क्या वास्तव में तुम सरकार में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर के उस शपथ के साथ में आप लोग वाकई न्याय कर रहे हो क्या? अगर आप न्याय नहीं कर रहे हो तो आने वाले दिनों में अगर ये टकराव बढ़ेगा तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार होंगे जो संविधान की शपथ तो लेते हैं पर शपथ लेकर के उसका पालन नहीं करते। ऐसे में दलित समाज, बहुजन समाज को पेशेंस रखना चाहिए या जैसे को तैसा करते हुए उनको जवाब भी देना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को पेशेंस अभी रखना चाहिए, अपनी एकता एकजुटता पर आपको चिंतन मंथन करना चाहिए, अपनी संगठनात्मक शक्ति को आपको बढ़ाना चाहिए। और फिर मैं कहूंगा कि बटोगे तो कटोगे, अगर जितना बटोगे उतना ही आपके लिए ये कांटे आगे आपके लिए बिछते चले जाएंगे, आपकी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई एक आदमी इस लायक नहीं है कि इस देश के सिस्टम से अकेला टक्कर ले सके। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हर आदमी को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बनना पड़ेगा, काशीराम का अनुयायी बनना पड़ेगा। हमको संविधान को सर्वोपरि मान करके अपना नेता भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। अपने समाज को एक दूसरे से हमें प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे के सुख दुख में हमको खड़ा होना पड़ेगा। हर स्थिति में हमको अपनी एकता एकजुटता कायम करनी है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो वातावरण इस देश के अंदर पैदा किया जा रहा है जानबूझ करके, ये अभी ट्राई कर रहे हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो दलित क्या करेंगे, ये अभी टेस्ट कर रहे हैं, इनकी टेस्टिंग चल रही है। अगर ये टेस्टिंग में कामयाब हो गए तो इनके अत्याचार अन्याय और बढ़ेंगे। मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोरंटो में भी जाति विहीन विश्व की स्थापना के लिए मैं भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय रिप्रेजेंटेटिव बना हूं। वहां भी 3 दिन यही चर्चा रही है कि भारत ही जातिवाद की और जातिगत आधार पर भेदभाव की, अन्याय अत्याचार की लेबोरेटरी है। यहाँ इसकी यहीं बनता है ये जो जातिवाद है, और यहीं से एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में। ये बात विश्व के स्तर पर डिस्कस हुई है। मेरा अनुरोध आप लोगों से यह है, आप सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें हैं, मान्यवर काशीराम के आप जो है सब फॉलोवर्स हैं। आप इन दोनों महापुरुषों के जो इनका निर्देश है, जो इनका मार्गदर्शन है, उसको अपने जीवन में उतारिए, एकता बनाइए, एकजुटता बनाइए, एक दूसरे के पूरक बनिए। जिस दिन आपकी एकजुटता एकता बनेगी। और एक बात और है, अगर मैं भी आपको बांटने की बात करता हूं तो मुझे भी आप करारा जवाब दीजिए। अगर हमारे समाज का कोई भी आदमी बांटने की बात करता है उसे आप करारा जवाब दीजिए, क्योंकि कोई एक आदमी ऐसा नहीं है कि जो इस देश के सिस्टम से टकरा करके सामाजिक न्याय का जो बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति आज भी हैं। उनसे योग्य व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इस देश के जातिगत सिस्टम के सामने बाबा साहब अम्बेडकर को भी कई बार निराशा हाथ लगी है। उनको निराश होकर के बौद्ध धर्म अख्तियार करना पड़ा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं, पर हिंदू रह करके मैं मरूंगा नहीं। ये बाबा साहब की पीड़ा और वेदना थी कि वो बेचारे हिंदू धर्म का जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के सामने उनको भी निराश होना पड़ा है। तो इसको समझना पड़ेगा। और आए दिन आज के डेट में गली गली में, कूचे कूचे में हमारे समाज के नेता पैदा हो रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि तुमने किया क्या है तो जवाब फिर उनसे ही आपको लेना चाहिए। मेरा अनुरोध आपसे यह है, समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं जी, आप एक होइए, एकजुट होइए, इकट्ठे होइए, एक दूसरे के पूरक बनिए, एक दूसरे को सहयोग करिए, एक दूसरे को प्यार करिए, एक दूसरे की शिकायत मत करिए, एक दूसरे के खिलाफ गवाही मत दीजिए। अदालतों के अंदर जितने भी SC ST के लोग आज सजा पा रहे हैं उनमें गवाही देने वाला हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति पाया गया है। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को समझिए, इस सिस्टम को समझिए, और इस सिस्टम को अगर आपको इससे आपको जीत हासिल करनी है तो एक ही नारा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस संदर्भ में दिया, पर मैंने उनसे ये नारा लिए करके मैं अपने समाज को दे रहा हूं, बटोगे तो कटोगे। कटोगे तो बटोगे एक बहुत बड़ा नारा
उसको किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश केपी चौधरी साहब ने की है, और कहीं ना कहीं खुले शब्दों में उन्होंने आप लोगों को ये भी चेताया है कि राजनीतिक रूप से, क्योंकि अधिकार तो संसद में बनते हैं और संसद में आपका प्रतिनिधित्व वर्तमान में है नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के 25% आरक्षण के बदौलत जिन लोगों को आपने वहाँ पहुँचाया है, उनके मुंह पर दही जमी पड़ी है। वो अपनी पार्टी प्रोटोकॉल के तहत कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी केपी चौधरी साहब ने, हालांकि वो आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके बावजूद स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेकर ये कहा है कि आपको सोचना पड़ेगा, 2027 चुनाव महत्वपूर्ण है। पिछली बार जो गलती आपने कर दी, अगली बार उस गलती को मत करना, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व संसद में होगा तो ही आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। फिर मैं कहना चाहता हूँ, आज की डेट में बहन जी का जो कंट्रीब्यूशन है, आज के जो लोग हमारे समाज के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम जी, और उनके बाद तीसरा कोई नाम अगर आता है तो उनका नाम है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी हमारी नेता थी, हमारी नेता हैं और मरते दम तक हमारी नेता रहेंगी। और जब तक हम ये स्वीकार करेंगे, अरे जब हमने बाबा साहब को फॉलो किया, काशीराम जी को फॉलो किया, और मायावती जी आज हैं, तो हम किसी और के पीछे लग रहे हैं, क्यों लगे? सवाल है समाज से, क्यों लगे? हमें सिर्फ एंड सिर्फ जिस आदमी ने अपना 40 साल के कैरियर में सिद्ध किया है कि उनका एक एक पल, एक एक क्षण समाज के प्रति समर्पित रहा है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस विषय पे आपको दो मत होने की जरूरत नहीं है। आप सबको इकट्ठा रहना है, एकजुट रहना है, और अपने आंदोलन को, अपने संगठन को मजबूती दे करके अपने आने वाले दिनों में जो अत्याचार अन्याय बढ़ रहे हैं, इनसे अगर आपको बचाव अपना करना है, सम्मान स्वाभिमान से जीना है, तो आपको यही नारा ध्यान में रखने का, बटोगे तो कटोगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी पर आल वाला बटन दबा दें। और बेहद ज़रूरी है, बहुजन पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए आपका अमूल्य आर्थिक सहयोग। नीचे दिए हुए नंबर पर चैनल को फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से अपना आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।